हेलो स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, लेविस लैंगम्यूर कॉन्सेप्ट और फॉर्मल चार्ज के बारे में डिस्कस किया था। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में कुछ आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है कि जो लेविस लैंगम्यूर कॉन्सेप्ट है वो सारा ऑक्टेट रूल पर बेस्ड था। जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है वो इस बेस पर है कि हर एलिमेंट इसलिए कंबाइन करता है ताकि वो अपना नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर सके, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके वैलेंस सेल का, या फिर डुप्लेट कंप्लीट कर सके। लेकिन जब अगर ऑक्टेट रूल को, जो हमारे पास वेरियस कंपाउंड्स अवेलेबल हैं, अगर उनको हम देखते हैं, उनकी स्टेबिलिटी को देखते हैं, तो बहुत से एक्सेप्शंस हमें देखने को मिलते हैं। तो हम लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन का कंपाउंड बनता है, इन इट्स कंपाउंड्स हाइड्रोजन के पास ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस सेल के अंदर। तो यहाँ पर ऑक्टेट रूल का कोई महत्व नहीं रह जाता है, यहाँ पर केवल डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है, जबकि वो ऑक्टेट रूल पर फोकस करता है। तो एक तो ये कमी हो गई। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल एटम है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो स्टेबल हैं, लेकिन उनका जो सेंट्रल एटम है उसके अंदर वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 नहीं, यानी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, यहाँ पर एक कंपाउंड्स आप देखिए, बेरिलियम क्लोराइड BeCl2। बेरिलियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसने क्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है क्योंकि 7 है उसके पास, एक उसने बेरिलियम से लिया, 8 कंप्लीट हो गया। लेकिन बेरिलियम के पास आउटर मोस्ट सेल यानी कि वैलेंस सेल में 2 और 2 4, केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। इसी तरह एल्युमिनियम क्लोराइड में देखें तो एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। कोवलेंट कंपाउंड बनाता है ये भी। अब जो क्लोरीन है, 3 क्लोरीन के साथ तीनों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है, बदले में 3 इलेक्ट्रॉन इसको मिलते हैं और इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन होता है इसके वैलेंस सेल में 6, ना कि 8। तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। इसी तरह से बोरोन ट्राइक्लोराइड अगर हम देखते हैं तो बोरोन के पास भी वही 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल के अंदर, 3 इसने क्लोरीन के साथ शेयर किए। मीन्स इसके पास अब वैलेंस सेल में आफ्टर शेयरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन के बावजूद इसके वैलेंस सेल में केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, लेकिन ये स्टेबल है। तो ये भी इसके एक्सेप्शंस हो गए। तो ऑक्टेट रूल जो है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करता कि इनकी स्टेबिलिटी का रीज़न क्या है। अगला हम लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम इज इलेक्ट्रॉन रिच। ऐसे भी कंपाउंड है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच है। इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं, यानी कि मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फॉर एग्जांपल PF6, PF5, SF6, IF7, PCl3, H2SO4। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके सेंट्रल एटम में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल हम मान लीजिए PF5 को लेते हैं। फॉस्फोरस का आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 285 फॉस्फोरस के केस में। इसका मतलब ये हुआ कि फॉस्फोरस के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 5 फ्लोरीन एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो 5 + 5 इस प्रकार फॉस्फोरस के पास टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाती है 10 इसके वैलेंस सेल में, जो कि ऑक्टेट रूल को डिसोबे कर रहा है। इसी तरह से SF6 सल्फ़र के वैलेंस सेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 6 फ्लोरीन के साथ ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है और इस प्रकार से टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके अंदर 6 + 6 यानी कि 12 हो जाती है इसके वैलेंस सेल में। अगेन इट डिसोबेज द ऑक्टेट रूल। यही बात आप सल्फ्यूरिक एसिड के केस में देख सकते हैं। यहाँ पर सल्फ़र सेंट्रल एटम है, यहाँ पर ये अपने सल्फ़र के पास आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 में से 2 एक ऑक्सीजन के साथ शेयर करता है, 2 दूसरे ऑक्सीजन के साथ शेयर करता है, और एक इलेक्ट्रॉन बाकी जो 2 ऑक्सीजन हैं जो उनके साथ शेयर करता है, और एक इलेक्ट्रॉन वो अपने हाइड्रोजन शेयर करते हैं। इस प्रकार से 6 के 6 इलेक्ट्रॉन सल्फ़र के शेयर हो जाते हैं और 6 बदले में इसको मिल रहे हैं शेयरिंग के द्वारा। तो म्यूचुअल शेयरिंग हुई तो 6 + 6 टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर भी 12 हो जाती है, जो कि ऑक्टेट रूल को डिसोबे करती है। तो ये इस प्रकार के कंपाउंड्स हैं जो स्टेबल तो हैं, लेकिन ऑक्टेट रूल यहाँ पर
एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद हम आते हैं, अगर हम ऑक्टेट रूल की बात मानते हैं तो इसका मतलब नोबल गैसेस जो हैं उनके कोई भी कंपाउंड नहीं होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पर्टिकुलरली जीनन के कई कंपाउंड जो है वो डिस्कवर किए गए हैं, तैयार किए गए हैं, जैसे कि जीनन डाइऑक्साइड है, जीनन ट्राइऑक्साइड है, जीनन टेट्राऑक्साइड है, जीनन का फ्लोराइड है, टेट्राफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड, जीनन ऑक्सीफ्लोराइड वगैरह। ये बहुत से कंपाउंड्स इसके प्रिपेयर किए जा चुके हैं, जो ये शो करता है कि इवन ऑक्टेट होने के बावजूद भी रिएक्शन कर सकता है। तो ये फुल प्रूफ एक्सप्लेनेशन नहीं है कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन विद ईच अदर या एटम कंबाइन टू ईच अदर टू कंप्लीट द ऑक्टेट। ये फुल प्रूफ एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता यहाँ पर। इसके अलावा कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर सेंट्रल एटम के पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। यू मे टेक द एग्जांपल ऑफ NO एंड NO2। NO के अंदर हम देखते हैं तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करा देता है। बदले में 2 इलेक्ट्रॉन लिए इसने, 5 खुद के थे, 2 ऑक्सीजन से लिए 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। यही बात हमें NO2 में भी देखने को मिलती है। तो ओड नंबर इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी ये कंपाउंड बनते हैं, स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर ये शो करता है कि ऑक्टेट रूल जो है फुल प्रूफ नहीं है एक्सप्लेनेशन के लिए, कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए। तो हम इसको इसकी लिमिटेशंस के रूप में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ लेविस-लैंगम्यूर कॉन्सेप्ट। अगर हम लेविस-लैंगम्यूर कॉन्सेप्ट देखें तो उसके अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सप्लेन नहीं हो पाती हैं, जैसे कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ द एटम्स आर हेल्ड टुगेदर इन होमो एटॉमिक मोलिक्यूल्स लाइक H2 एंड Cl2। होमो एटॉमिक हैं, इसका मतलब दोनों ही जो कंबाइनिंग एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान है। तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल के, वो किस प्रकार से होल्ड होते हैं, इस चीज़ को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी नहीं है जिसकी वजह से वो होल्ड हो सकें। तो ये एक्सप्लेन नहीं होता है लेविस-लैंगम्यूर कॉन्सेप्ट के अंदर। दूसरा, इट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी इसके बारे में कोई भी जानकारी लेविस-लैंगम्यूर कॉन्सेप्ट से हमें नहीं मिल पाती है कि मॉलिक्यूल प्लेनर है या 3 डायमेंशनल है, और 3 डायमेंशनल है तो उसकी डाई एटॉमिक में, ट्राई एटॉमिक में, पॉली एटॉमिक में उसकी ज्योमेट्रिकल शेप क्या होगी, इस बारे में कोई भी जानकारी यहाँ से हमें नहीं मिलती है। तीसरा है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई द एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल। हम कहते हैं कि जब नया बॉन्ड बनता है, मीन्स नया मॉलिक्यूल बनता है, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। तो ये एनर्जी रिलीज क्यों होती है, इस चीज़ के बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। केवल इस बात पर फोकस करता है कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। सो इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ दूसरी थ्योरीज का सहारा लिया जाता है, जैसे कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको बेसिकली वेस्पर थ्योरी के नाम से हम जानते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट यानी कि और मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है, इन थ्योरीज के द्वारा हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लेते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द इलेक्ट्रॉन पेयर, हमें पता है कि 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, दैट इज द लोन पेयर एंड द बॉन्ड पेयर। 2 प्रकार के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के पास जो एग्जिस्ट होते हैं। अब ये जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हैं, ये सेंट्रल एटम को सराउंड किए रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर चाहे वो बॉन्ड पेयर हो चाहे लोन पेयर हो, क्योंकि चार्ज तो सभी इलेक्ट्रॉन पर सेम है, इट मीन्स दे विल रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और रिपेल करके वो एक दूसरे को इतनी दूरी पर धकेल देते हैं जहाँ से उनके बीच का जो आपसी रिपल्सन है वो मिनिमम हो जाता है, ताकि जो स्टेबिलिटी है वो मैक्सिमम हो जाए। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी यानी वेस्पर थ्योरी क्या कहती है? द इलेक्ट्रॉन पेयर्स सराउंडिंग द सेंट्रल एटम repel one another and move so far apart from each other that the repulsion between them becomes minimum and stability becomes maximum। अब बात आती है इसकी एप्लीकेशन कैसे करेंगे हम। सो वेस्पर थ्योरी को हम अप्लाई कर सकते हैं मॉलिक्यूल की शेप को डिराइव करने में, किस प्रकार से हमें शेप
क्या होगी रिपल्शन के आधार पर हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम ये मान के चलते हैं कि मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, 2 एटम हैं केवल, तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उसके अंदर, तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और मैक्सिमम कब होगा, जब उनके बीच का एंगल 180 हो। इट मीन्स द ज्योमेट्री ऑफ सच मॉलिक्यूल्स विल बी लीनियर। दूसरा आता है इफ़ ए मॉलिक्यूल हैज़ 3 और मोर एटम्स, दो एटम के बीच में है तो और कोई चांस ही नहीं बनते, कैसे भी ओवरलैपिंग होगी उनके बीच में। अगर मान लीजिए कि मैं इनको ये कहता हूँ कि ये 2 एटम हैं, अलग अलग को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अब इनको कंबाइन करेंगे, शेयरिंग होगी तो ऐसे ही हो पाएगी। तो डेफिनेट सी बात है कि लीनियर होंगे, और तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं 2 के बीच में। अगर मान लीजिए कि 3 एटम हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, सो अब उनमें से एक एटम जो है वो सेंट्रल एटम होगा और बाकी 2 उससे जुड़े हुए होंगे। अब जो जुड़े हुए हैं, अगर इसके अंदर जो दोनों ही एटम हैं, उन यानी कि जो सेंट्रल एटम है उसके पास केवल बॉन्ड पेयर है, उसके पास अगर कोई भी लोन पेयर नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में दोनों बॉन्ड पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होना चाहिए, तो 180 का एंगल बनना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉलिक्यूल है उसकी शेप लीनियर होनी चाहिए। मैं इसको एक बार समझा कर बताता हूँ आपको। सपोज करिए कि हमारे पास ये मॉलिक्यूल है AB2, तो यहाँ पर A अलोन है, इसका मतलब ये सेंट्रल एटम है, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन B का और एक A का, इधर भी एक B का और एक A का, केवल इतने ही है प्रेजेंट हैं, ऑक्टेट रूल को हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करें। अगर इस प्रकार का कोई मॉलिक्यूल बनता है, तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्या होने चाहिए, मैक्सिमम दूरी पर होने चाहिए। तो शेप क्या बनेगी, BAB, यानी कि मॉलिक्यूल जो है वो कैसा होगा, लीनियर होगा। लेकिन अगर इसके अंदर यहाँ पर लोन पेयर भी प्रेजेंट है, सपोज करिए, सो लोन पेयर अगर प्रेजेंट है तो लोन पेयर का और बॉन्ड पेयर का जो रिपल्सन है वो बॉन्ड पेयर रिपल्सन से कहीं ज़्यादा होगा, और ऐसे में जो मॉलिक्यूल की शेप है वो लीनियर नहीं होगी, बल्कि शेप मॉलिक्यूल की कुछ बेंट हो जाएगी। इस प्रकार से कुछ बेंट आ जाएगा, इस प्रकार से बेंट हो जाएगी। ये मान लीजिए A है, ये B है, ये B है, तो इसकी वजह से ये बेंट हो जाएगी शेप। सो उसको हम डिटेल में आगे जो एग्जांपल्स लेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल उस पर डिपेंड करेगा। इफ द सेंट्रल एटम इज लिंक टू सिमिलर टाइप ऑफ द एटम्स थ्रू बॉन्ड पेयर ओनली, इट विल हैव द सिमेट्रिकल शेप। अगर सारे के सारे केवल बॉन्ड पेयर हैं तो शेप सिमेट्रिकल रहेगी, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जो रिपल्सन है सभी बॉन्ड पेयर्स के बीच में एक जैसा होगा। If the central atom is surrounded by different type of atoms through bond pair as well as lone pair, then the shape will be unsymmetrical and depends upon the number of lone pair and bond pair. अब अगर मान लीजिए कि कोई मॉलिक्यूल है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो एक जैसे नहीं है, शेयर्ड पेयर भी है, लोन पेयर भी है और एटम भी डिफरेंट है, जैसा कि हमने इसी केस में ही लिया है। अब अगर मान लीजिए इसके अंदर 4 ऑक्टेट कंप्लीट है A का, यहाँ पर 2 तो इसमें बॉन्ड पेयर हैं जो AB के बीच में हैं, और 2 इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो रिपल्सन है लोन पेयर का जो रिपल्सन है LP ये सबसे ज़्यादा होगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन लोन पेयर से कम रहेगा रिपल्सन, क्योंकि बाइंडेड हैं। और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन सबसे कम होगा, यानी कि लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन एंड इट इज़ ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो ऐसे में जो शेप है वो सिमेट्रिकल नहीं होगी, यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, शेप इर्रेगुलर शेप हो जाएगी यहाँ पर। सो कैसी शेप होगी उसको अब हम एग्जांपल्स के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इसमें हमने डिवाइड कर दिया बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ज्योमेट्री क्या है, शेप क्या है और एग्जांपल्स क्या है। सपोज करिए कि बॉन्ड पेयर है 2, लोन पेयर है 0। तो ऐसे केस में हम मान लीजिए जो मॉलिक्यूल बनेगा वो एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज करिए कि ये है AB2
इसको जैसा भी हमने लिया था ए सेंट्रल एटम होगा, क्योंकि यहाँ पर केवल 2 बॉन्ड पेयर हैं, ये बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, यहाँ पर बी प्रेजेंट होगा, तो जो शेप होगी वो क्या होगी, बी ए बी, क्योंकि रिपल्सन जो है, रिपल्सन के कारण डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, सिमेट्रिकल बनना चाहिए मॉलिक्यूल, इसलिए जो शेप होगी वो कैसी हो जाएगी, लीनियर शेप हो जाएगी मॉलिक्यूल की। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसमें ले सकते हैं, जैसे कि BeF2 का एग्जाम्पल ले लिया आपने, BeCl2 इसका एग्जाम्पल है, MgCl2 इसका एग्जाम्पल है, ये कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। दूसरी कंडीशन है जब इसके पास 3 बॉन्ड पेयर हैं, 0 लोन पेयर है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अब जो मॉलिक्यूल बनेगा वो होगा हमारा AB3, सपोज करिए। सो ए सेंट्रल एटम है, इसके पास 3 लोन बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, सॉरी, तो बॉन्ड पेयर क्या होंगे, तीनों बॉन्ड पेयर इस तरह से रिपेल करेंगे कि उनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम हो। हमें पता है टोटल एंगल कितने का है, 360 कंप्लीट एंगल, इसका मतलब तीनों बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल होना चाहिए 120। 120 के एंगल पर ये एक दूसरे के साथ 120 के एंगल पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, बी बी एंड बी। इसका मतलब जो शेप बनेगी वो शेप क्या होगी, ए बी यहाँ पर है, बी बी, और ये जो एंगल रहेगा इनके बीच का 120। सो द शेप इज ट्रायंगुलर शेप। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, BF3, BCl3, BF3 हो गया, BCl3 हो गया, AlCl3 हो गया, ये आप इसके एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। उसके बाद देखते हैं जिसके पास बॉन्ड पेयर की संख्या 4 है। अगर बॉन्ड पेयर 4 है तो आप ले सकते हैं कि सपोज करिए कि यहाँ पर बनता है AB4, तो ए यहाँ पर सेंटर में होगा। 4 जो पेयर हैं वो बराबर डिस्टेंस पर होनी चाहिए। बराबर डिस्टेंस का मतलब क्या है कि अगर मैं मान लेता हूँ कि स्क्वायर के रूप में है, ये स्क्वायर के 4 कॉर्नर पर प्रेजेंट है बी, तो बॉन्ड एंगल कितने होंगे, 90 होंगे। लेकिन वो बॉन्ड पेयर जो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं उनके बीच का बॉन्ड एंगल तो 180 हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ आपको, मान लीजिए मैंने ये लिया, यानी कि ये स्क्वायर की फॉर्म में ले लिया मैंने। अगर मैं मानता हूँ कि यहाँ पर ये बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट हैं, तो इनके बीच की जो बॉन्ड एंगल बना वो तो 90 का बन गया है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके बीच का 90, इनके बीच का 90, ये तो 90, लेकिन इसके और इसके बीच का एंगल कितने का होगा, 180। इसके और इसके बीच का एंगल कितने का होगा, 180 का होगा। तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ऐसे में जो शेप बनेगी वो बनेगी टेट्राहेड्रल शेप बनेगी, यानी कि प्रिज्म शेप बनेगी। अगर हम मान लीजिए कि प्रिज्म लेते हैं इस प्रकार से, और बिल्कुल इसके सेंटर के अंदर सेंट्रल एटम है, तो एक ऊपर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, यानी कि जो बॉन्ड एंगल बनेगा 109 डिग्री 28 मिनट का बनेगा। इस शेप को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। तो यानी कि शेप ये इस प्रकार से बनेगी। अगर हम इसका ऐसे मिलाते हैं तो कुछ इस प्रकार की ये शेप हमें दिखाई देती है। ये बी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो शेप है यहाँ पर मॉलिक्यूल की वो हो गई ए बी बी बी, और यहाँ पर ये जो बॉन्ड एंगल है वो है 109 डिग्री 28 मिनट्स। एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं यहाँ पर CH4 इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। SiF4 जो है आप इसका भी एग्जांपल ले सकते हैं, SiCl4 ले सकते हैं, ये इसके एग्जांपल्स हैं। CCl4 ले सकते हैं, ये हमने एग्जांपल ले लिए। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि बॉन्ड पेयर की संख्या 5 है, लोन पेयर की संख्या 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 5 बॉन्ड पेयर होंगे और 5 इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए कि वो सिमेट्रिकल शेप बनाते हैं। तो उसमें जो शेप बनने के चांसेज है वो क्या है, ट्रायंगुलर बाई पिरामिड, यानी कि ए और जो इनमें इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे इस प्रकार से होंगे कि एक ट्रायंगल बनाएंगे,
इस प्रकार से। और दो इलेक्ट्रॉन पेयर, एक अबोव द प्लेन होगा और एक बिलो द प्लेन होगा। इस प्रकार से जो शेप बनेगी वो दैट विल बी ट्रायंगुलर बाइपिरामिड शेप। इस प्रकार से शेप इट इज कॉल्ड ट्रायंगुलर बाइ। ये वाली जो शेप थी वो हो गई हमारी टेट्राहेड्रल। यहाँ पर जो शेप बन रही है वो हो गई हमारी ट्रायंगुलर बाइपिरामिड शेप। तो ये हमारी ट्रायंगुलर बाइपिरामिड शेप बन जाती है। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, PF5 का एग्जाम्पल ले सकते हैं, PCl5 का एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसमें दिखाने के लिए। अब हम लेते हैं 6 का। यहाँ पर भी लोन पेयर हमने 0 ले लिया। 6 है तो इसका मतलब है कि स्क्वायर और दोनों दो पिरामिड बनेंगे, तो स्क्वायर बाई पिरामिड बनेगा यहाँ पर A। और यहाँ पर ये सपोज करें कि हमने स्क्वायर ले लिए इस प्रकार से। एक लोन पेयर यहाँ पर होगा और एक बॉन्ड पेयर यहाँ पर होगा। ये रिप्रेजेंट करेंगे B को। इस प्रकार से मिला सकते हैं। तो जो शेप बनती है वो हमारी यहाँ पर शेप बन गई। इसको आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर लीजिए, B B B means it is square bipyramid. स्क्वायर बाइपिरामिड या इसको ऑक्टाहेड्रल भी कह सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल शेप। तो ये हमारी शेप बनती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं इसमें SF6 जो है एग्जाम्पल। इसी प्रकार से अगर हम 7 0 का लेकर के चलेंगे तो वहाँ पर बनेगा पेंटागोनल बाइपिरामिड शेप बन जाती है। अभी हमने जो एग्जाम्पल, ये सारे सिमेट्रिकल शेप है जहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट है, सॉरी केवल बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर 0 है। अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं जहाँ पर बॉन्ड पेयर के साथ में लोन पेयर भी प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम लेते हैं टोटल, मान लीजिए कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जिसमें से 2 और 1 है रेशियो, और हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं AB2C के द्वारा। ये मान लीजिए हमारा मॉलिक्यूल है। तो सॉरी बॉन्ड पेयर 2 है तो केवल 2 ही रहेंगे। AB2 मॉलिक्यूल है लेकिन इसके अंदर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? यहाँ पर A सेंट्रल एटम हो गया, इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है और 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। तो बेसिकली होना क्या चाहिए कि 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए तो 3 पेयर इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए, यानी कि 120 का एंगल बनना चाहिए। यहाँ पे 2 जगह पर भी होना चाहिए और ये लोन पेयर। लेकिन यहाँ पर क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज़्यादा है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है लोन पेयर LP, ये इन बॉन्ड्स को थोड़ा सा ज़्यादा सिकोड़ेगा, स्क्वीज कर देगा, जिससे इनका जो एंगल, जो ये वह एंगल 120 का एंगल होना चाहिए, ये एंगल यहाँ पर कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा एंगल, और बैंड शेप मॉलिक्यूल हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। तो जो शेप रहेगी वो बैंड शेप रहेगी और एंगल भी 120 से लेस होगा। यहाँ पर यू मे टेक द एग्जांपल ऑफ H2O। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो सेंट्रल एटम है, सॉरी इसमें ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हो जाएंगे तो H2O नहीं ले सकते, हम इसमें ले सकते हैं SO2 का एग्जाम्पल, सल्फर डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है जिसको हमने A के द्वारा रिप्रेजेंट किया है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये हमारे पास ये B है।
ये जो बॉन्ड एंगल है इट विल बी लेस देन 120 डिग्री, डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन ए एंड बी, इस पर डिपेंड करता है। तो शेप जो है वो बेंट मॉलिक्यूल की शेप हो गई। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि हम लेते हैं 3-1, 3 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है, यानी कि टोटल 4 हैं। एक्सपेक्टेड क्या है कि ए सेंटर में है और चारों के चारों जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर होनी चाहिए, यानी कि टेट्राहेड्रल होना चाहिए। यानी कि जो एक्सपेक्टेड है वो हमारा ऐसे है कि ये इस प्रकार से प्रेजेंट है। अब इसमें क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर हैं, इसका मतलब यहाँ पर बी प्रेजेंट है और यहाँ पर ये लोन पेयर है। अगेन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन क्योंकि ज़्यादा है, तो जो मॉलिक्यूल है वो कैसा मॉलिक्यूल होगा, एक ट्विस्टेड मॉलिक्यूल होगा, रेगुलर शेप नहीं बनेगी। यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं, यहाँ पर NH3 बेस्ट एग्जाम्पल है। NH3 के अंदर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और 3 हाइड्रोजन जो है वो ऐसे जुड़े हुए हैं इसके साथ में। तो यहाँ पर जो शेप बनती है टेट्राहेड्रल में जो हमारा बनता था, उसमें ये ऊपर वाला जो पोर्शन है टेट्राहेड्रल शेप बननी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर केवल लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, तो ये शेप बन जाती है हमारी पिरामिड शेप। तो अगर 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो जो शेप बनेगी वो हमारी पिरामिड शेप बनेगी मॉलिक्यूल का। और एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया इसके लिए NH3 का एग्जांपल होगा हमारे पास में। इसी प्रकार से हम कुछ और एग्जांपल्स को तो हम केस लेते हैं कि अगर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होने का मतलब टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन बॉन्ड पेयर रिपल्सन सबसे कम है, लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज़्यादा है, इसलिए जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल है वो बेंट मॉलिक्यूल शेप होगी। एक्सपेक्टेड एंगल जो कि 109 डिग्री 28 मिनट था, वो एंगल डिक्रीज होकर के हो जाएगा 104.5 डिग्री इन केस ऑफ H2O। तो ये इसका लोन पेयर का प्रभाव है कि एंगल कम हो गया, क्योंकि लोन पेयर का रिपल्सन बॉन्ड पेयर के ऊपर ज़्यादा रहता है। अगर हम ये मान के चले टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, जिसमें से 4 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है, तो इन दैट कंडीशन क्योंकि 5 पेयर हैं इलेक्ट्रॉन्स के, तो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री इज ट्रायंगुलर बाई पिरामिड। तो ट्रायंगुलर बाई पिरामिड में ही हम पहले इसको अरेंज करते हैं, जैसा कि इसमें हमने दिखाने का प्रयास किया है। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, इसकी जो इक्वेटोरियल पोजीशन है उसकी एक पोजीशन के ऊपर केवल लोन पेयर प्रेजेंट होगा, 2 के ऊपर जो बॉन्डेड एटम है वो प्रेजेंट होंगे और दोनों एक्सियल पोजीशन पर भी एटम प्रेजेंट होंगे। इसलिए जो शेप बनती है वो आप देख सकते हैं कि सीसा शेप का मॉलिक्यूल बनता है। शेप जो है वो रेगुलर नहीं बल्कि इरेगुलर शेप्ड मॉलिक्यूल बनता है और शेप सीसा शेप कहलाती है। जैसा कि आपने देखा हो सीसा जो झूला है वो देखा हो, उस प्रकार की कुछ शेप है, जैसा स्टैंड और ये साफ्ट है इसका। दूसरी कंडीशन हो सकती है लोन टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर तो 5 है, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड पेयर 3 हों और लोन पेयर 2 हों। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो इक्वेटोरियल पोजीशन है उसकी 2 जो कि ट्रायंगल बनाती है इक्वेटोरियल जो उसकी पोजीशन है, उनमें से 2 जो पोजीशन हैं ट्रायंगल की उसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, दोनों एक्सियल जो पॉइंट हैं उसके ऊपर भी एटम प्रेजेंट होगा और इक्वेटोरियल एक पोजीशन पर प्रेजेंट होगा। इस प्रकार से जो शेप बनती है वो टी शेप मॉलिक्यूल बनता है। इसको ये उल्टा हो गया शेप, अगर इस शेप को हम इन्वर्स कर लें तो ये शेप बनेगी और ये शेप होगी हमारी टी शेप का मॉलिक्यूल हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये और ये नीचे की तरफ टी शेप मॉलिक्यूल, तो थोड़ा सा बेंट टी शेप मॉलिक्यूल बन जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारा ClF3। अगर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है टोटल इसके अंदर, जिनमें से 5 जो हैं वो लोन पेयर हैं, बॉन्ड पेयर हैं, 1 लोन पेयर है, एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री स्क्वायर बाई पिरामिड। लेकिन ऐसा नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि जो एक्सेल पोजीशन उसमें से एक्सेल पोजीशन में एक जगह पर केवल लोन पेयर प्रेजेंट होगा, तो ये केवल एक स्क्वायर पिरामिड बनेगा, ना कि स्क्वायर बाई पिरामिड। तो डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री हो गई यहाँ पे। एग्जाम्पल ClF5।
अगर ये बॉन्ड पेयर 4 हों, लोन पेयर 2 हों, तो ऐसी कंडीशन में केवल 4 जो पोजीशन है स्क्वायर बाई पिरामिड की, 4 जो इक्वेटोरियल पोजीशन है दे विल बी ऑक्यूपाइड बाय द बॉन्डिंग एटम। जैसे कि हमने यहाँ पे जीनन टेट्राफ्लोराइड XeF4 दिखाया, तो चारों पोजीशन पर F प्रेजेंट है इक्वेटोरियल पोजीशन पर, लेकिन एक्सल पोजीशन पर केवल लोन पेयर प्रेजेंट है। देयरफॉर जो अपेरेंट शेप है, क्योंकि वो जो लोन पेयर है वो शेप में कहीं पर कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, तो इट विल बी स्क्वायर प्लेनर शेप। जबकि रेगुलर शेप अगर होता तो ऑक्टाहेड्रल शेप होती। सो अगर बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों प्रेजेंट हैं तो शेप रेगुलर ना हो करके थोड़ा सा इरेगुलर शेप के मॉलिक्यूल्स में प्राप्त होते हैं। सो ये था हमारा हाउ टू डिटरमाइन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स बाय यूजिंग वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब क्योंकि शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की संख्या का पता होना ज़रूरी है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो पता होनी चाहिए। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स। बॉन्ड पेयर्स का मतलब यहाँ पर कितने सिंगल बॉन्ड्स बने हुए हैं सेंट्रल एटम के साथ, उसको हमें काउंट करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर लिया हमने अमोनिया का। अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। यहाँ पर एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन है, यानी कि नाइट्रोजन यहाँ पर सेंट्रल एटम है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर सेल का 2, 5 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब इसके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 5 यहाँ पे। 3 हाइड्रोजन एटम इसके साथ जुड़े हुए हैं नाइट्रोजन के साथ में, जो कि सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहेंगे क्योंकि हाइड्रोजन के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है। इट सिंपली मीन्स दैट नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर हो गए 3। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हमने निकाले यहाँ पर, वो हो गया हाफ इंटू 5 + 3 यानी कि आ गया 4। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए 4। अब बॉन्ड पेयर कितने हैं इसके अंदर से? नाइट्रोजन के साथ कितने अदर एटम जुड़े हुए हैं? 3 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, इसका मतलब 3 इसके अंदर हो गए बॉन्ड पेयर। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 3। सो लोन पेयर कितने होंगे? बॉन्ड पेयर में से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर में से अगर हम बॉन्ड पेयर को माइनस कर दें तो लोन पेयर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ लोन पेयर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर, यानी कि 4 - 3 इज इक्वल टू 1। तो अगर हमारी 3 और 1 आता है, बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 1 है, तो शेप अगर हम देखें तो यहाँ पर जो शेप आएगी दैट विल बी ट्रायंगुलर पिरामिड शेप आती है हमारी। अगर कैटायन या एनायन है तो वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हम कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने के लिए फॉर्मूला वही रहेगा, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंट्रल एटम। उस पर कितना नेगेटिव चार्ज है उतना प्लस कर देंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको माइनस कर देंगे, और कितने एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं यानी कि बॉन्ड पेयर कितने उसको प्लस कर लेंगे। एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया NH2 नेगेटिव का, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स नाइट्रोजन पर कितने हो जाएगा? हाफ इंटू 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक नेगेटिव चार्ज है तो +1 कर लिया, पॉजिटिव चार्ज कुछ नहीं है तो -0 कर दिया, 2 इसमें सिंगल बॉन्डेड एटम है +2 कर दिया, तो 5 + 1 + 2 यानी 8, हाफ इंटू 8 4। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए 4। बॉन्ड पेयर कितने होंगे इसके अंदर? 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो 2 इसके अंदर हो गए हमारे बॉन्ड पेयर। लोन पेयर कितने हो जाएंगे? 4 - 2 यानी कि बॉन्ड पेयर की संख्या हो गई हमारी 4। लोन पेयर हो गया 4 - 2 2। ये हो गया हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पेयर हो गए यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 की रेशियो आ जाती है, 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की संख्या को। सो कुछ एक एग्जांपल्स लेकर के आप इसको ट्राई करेंगे और ज़्यादा इसके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टिल देन हैव ए नाइस डे, थैंक यू।